आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के जो प्रश्न हैं 4 से 5 प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको आप सबको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। और जैसा ही मैंने पहले बताया कि आप किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इनको पेपर वाइज आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो चले सबसे पहले आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कर्जन विली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? कर्जन विली की हत्या किसके द्वारा की गई थी, ये आज का पहला प्रश्न है। कर्जन विली कौन थे? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, कर्जन विली कौन थे। तो सबसे पहले बताएं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो जब भारत पर ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजी हुकूमत जब भारत पर चलती थी, तो जो कर्जन विली थे ये संबंधित थे, वहाँ पर ब्रिटेन से संबंधित थे। और ये नीतियाँ जो भारत में किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए, किस तरह से भारतीयों का जो शोषण हो रहा था, वो शोषणकारी नीतियाँ बनाने में एक प्रमुख भूमिका रहती थी कर्जन विली की। और कर्जन विली की जो हत्या की थी वो किया था मदन लाल ढींगरा ने। और मदन लाल ढींगरा इस समय चर्चा में इसलिए हैं, क्यों हैं, आइए आगे देखते हैं कि क्यों हैं। सबसे पहले मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विली की हत्या की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में ये आपके आज के समाचार पत्र में था, शहीद मदन लाल ढींगरा, आइकॉनिक रिवोल्यूशनरी हु लेड हिज लाइफ इन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर ऑन हिज मैटरनल डे। तो ये इस दिवस पर आज के दिन ही, जिस दिन का ये समाचार पत्र है निश्चित रूप से कल का है, तो कल के दिवस पर ही मदन लाल ढींगरा की मृत्यु हुई थी, इनको सजा सुनाई गई थी, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब मदन लाल ढींगरा के बारे में यदि हम बात करें, तो जैसा कि पहले से आपको पता चल गया कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। और आपको यह भी पता होगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी जो ब्रिटेन में बनी थी, उसका गठन किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को जोड़कर देखने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा के में आपको कभी भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई मदन लाल ढींगरा कौन थे, और श्यामाजी कृष्ण वर्मा का नाम आ रहा है, इनका संबंध होता है इंडियन होम रूल सोसाइटी से। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन इंग्लैंड में किसके द्वारा किया गया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है, अब यहां से आपके लिए प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। ट्रिब्यूनल 1980 की नागरिक संहिता प्रक्रिया के तहत बंधा हुआ है। दूसरा, यह राहत और क्षति के लिए मुआवजा प्रदान नहीं कर सकता है। और तीसरा, ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है, जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। अब सबसे पहले यहां पे आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया, तो इसका उद्देश्य था कि जो भी पर्यावरणीय संबंधी मुकदमे हैं, जो भी पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे हैं, उसके लिए एक अलग न्यायालय बनाया जाए, एक अलग कोर्ट बनाया जाए, जिसको स्वायत्तता दी जाए। और उसी के बाद से इसका गठन किया गया था। ठीक है, आप जानते हैं हमारे अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 बोलता है कि जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता, तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा जो ही मुद्दा होता है और इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्टस में होता है, तो उसका सुनवाई कौन करता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है। और जैसे ही बात करें जीवन की सुरक्षा का मतलब यदि कहीं पे पोल्यूशन बढ़ रहा है और वहां पे आप रहते हैं, तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है वहां पे, तो उसके लिए एनजीटी को दिया गया है अधिकार की एनजीटी इन मामलों पर सुनवाई कर सकती है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि एनजीटी कहाँ इस तरह का जो कोर्ट है उसका गठन कहाँ पे है, तो सिर्फ विश्व के 2 देश हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इसके अतिरिक्त तीसरा देश भारत बना है। इन तीनों देशों के अतिरिक्त कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है जहां पे पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग स्वायत्त कोर्ट का गठन किया गया हो। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि हम बात करें तो एनजीटी की जो प्रमुख है वो तो नई दिल्ली में है, लेकिन एनजीटी की क्या क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो कहाँ पे हैं? तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपको मिलेंगे भोपाल,
एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी कथन बन सकता था कि एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, और चौथा है चेन्नई। तो 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, चेन्नई, भोपाल, पुणे और कोलकाता। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए, अब इनके कथनों पे आ जाते हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि यह 1980 की नागरिक संहिता प्रक्रिया के तहत बंधा हुआ है, तो आपको क्लियर कर दिए 1980 नहीं है, 1908 है। यहाँ पे गलत 1980 प्रिंट कर दिया गया है, तो इग्नोर करना है क्योंकि इसका जो है वो 1908 है। तो जो हमारा एनजीटी है वो 1908 की नागरिक संहिता प्रक्रिया के तहत बंधा नहीं हुआ है, ये इससे छूट प्राप्त है। तो पहला तो कथन आपका गलत है क्योंकि ये 1908 की नागरिक संहिता प्रक्रिया के तहत बंधा हुआ नहीं है। दूसरा है, यह राहत और क्षति के लिए मुआवजा प्रदान नहीं कर सकता है, गलत है। यह राहत और क्षति के लिए मुआवजा प्रदान कर सकता है, दोषियों पर जुर्माना लगा सकता है, तो इसलिए ये दूसरा भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा, ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। आपको बता दें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो भी फैसला होता है यह पुनः भी स्वयं से अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, और जो भी पार्टी है वो 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकती है। लेकिन शर्त क्या है कि 90 दिनों के अंदर आपको जाना है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई इसके खिलाफ हो सकती है। तो जो ये तीनों कथन है, ये तीनों कथन इसके गलत हो जाते हैं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सत्य कथन पर यदि हम विचार करें तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। यहां भी थोड़ी सी गलती है। इसमें आपको ये जब बोला जा रहा है कि सत्य कथन, तो कोई भी सही नहीं है, इसमें ये चीज होना चाहिए कि सभी कथन असत्य हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न को कहां से लिया गया। एक आर्टिकल था, एनजीटी सेट्स फ्रेश डेडलाइन फॉर लेक रिजर्वेशन। तो एक लेख है, बेंगलुरु से संबंधित एक लेख थी जिसको पुनर्जीवित करने के लिए एनजीटी ने एक पुनः डेडलाइन दिया था संबंधित प्रशासन को, क्योंकि पहले भी एक डेडलाइन दी गई थी लेकिन उस अनुसार कार्य नहीं हुआ था। तो सख्ती से एक दूसरी डेडलाइन दी गई है, और उसी के बाद से मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे रखा था। पहली जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च की दी गई थी, लेकिन तब तक कोई काम नहीं हुआ, तो इस बार पुनः एक डेडलाइन दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपको बताना है, अरावली रेंज के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। अरावली के बारे में सबको पता है, कह रहा है यह भारत के सबसे पुराने मोड़दार पर्वत हैं। दूसरा, यह उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैला हुआ है। यदि अरावली के बारे में आप देखें तो जो अरावली का विस्तार होता है, अरावली का जो ओरिजिन है, एक प्रकार से कह लें कि अरावली कहां से लेकर कहां तक फैला है, तो अरावली के संबंध में आपको देखने को मिलता है कि यह हिमाचल प्रदेश से तो शुरू नहीं होता है, यह आपके दिल्ली से शुरू होता है, हरियाणा में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है। तो अरावली का जो विस्तार है वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक देखने को मिलता है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है गुरु शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर है। तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। तो एक चीज आपको पता चल गया कि इसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। तो दूसरा कथन तो गलत हो जाता है क्योंकि इसमें क्या बोला गया था, हिमाचल प्रदेश, जबकि हिमाचल प्रदेश में अरावली का विस्तार देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, यह भारत के सबसे मोड़दार पर्वत है, इसलिए ये सत्य है। तो पहला कथन सत्य है केवल ये, और दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसकी चर्चा क्यों की गई है आगे देख लेते हैं। इसकी चर्चा इसलिए क्यों की गई है क्योंकि अरावली में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। कहां पे, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क विल बी डेवलप्ड ऑन अराउंड 100 एकर्स इन कसन इन द अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है कि कहां पर एक नया बायोडाइवर्सिटी पार्क अरावली रेंज में बनाया जा रहा है, और उसी से संबंधित इस प्रश्न को यहां पे रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और वन्य जीव अभ्यारण्य तमाम पूछे जाते हैं। चिड़ियाघर के बारे में पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है। कह रहा है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क।
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक उच्च ऊंचाई पर स्थित पार्क है। दूसरा, यह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। तीसरा, यह रेड पांडा, हिमालयन तेंदुओं, तिब्बती भेड़ियों के संरक्षण कार्यक्रम के लिए पहचाना जाता है। अब इनमें से कौन से सही हैं वो आपको बताना है। सबसे पहली बात, इसकी चर्चा मैंने क्यों किया है अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल जो पार्क है, सबसे पहली बात कि यह लद्दाख में नहीं है, ये आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी नाम आपने सुना होगा, तो ये सिलीगुड़ी से संबंधित है, ठीक है। तो पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग से संबंधित, सिलीगुड़ी से नहीं, दार्जिलिंग से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ये कहां पे है? सबसे पहली बात, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पे है? दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो ये पहला तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है, यह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। सत्य है, ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। तीसरा, यह रेड पांडा, हिमालयन तेंदुए और तिब्बती भेड़ियों के लिए संरक्षण के लिए पहचाना जाता है। भारत में यदि कहीं भी ये कॉन्सेप्ट है जहां पे रेड पांडा, हिमालयन तेंदुए और तिब्बती भेड़ियों का संरक्षण किया जाता है, तो एकमात्र ही ये चिड़ियाघर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा। तो 2 और 3 आपके सही हैं। तो 2 और 3 सही हैं। ये कहां पे लिखा? सी विकल्प और बी दोनों में लिखा है, तो किसी भी एक को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 यहां पे सही है। अब इसकी चर्चा मैंने क्यों किया, इसमें एक नाम आपने देखा होगा, पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू की यदि हम बात करें, आपने एक नाम सुना होगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की ये पुत्री थी और इन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया है, ठीक है। तो पद्मजा नायडू कौन है? सरोजनी नायडू की पुत्री हैं। अब बात आती है इस प्रश्न की चर्चा क्यों किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कोविड-19 के दौर में सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। आप ना चिड़ियाघर जा सकते हैं, ना पार्क जा सकते हैं, सारी चीजें अस्थायी रूप से बंद है। तो इसमें है वायरस इफेक्ट कोलकाता दार्जिलिंग जू गो ऑनलाइन। अब ये जो जू है हमारा पद्मजा जूलॉजिकल जो पार्क है हमारा, अब ये क्या हो गया है? ये ऑनलाइन हो गया है। यहाँ पे क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग ऑन ऑफ एनिमल बर्ड्स एंड आवर ईच इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव यहाँ पे दिखाया जाता है जानवरों के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, जहाँ पे ऑनलाइन जानवरों को दिखाया जा रहा है। आप भी जाकर इस संबंधित वेबसाइट पर जाकर आप चीज़ों को देख सकते हैं, जानवरों को सुबह और शाम में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला गया है कि जो फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पश्चिम बंगाल का, उसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। तो इससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग आप सुबह और शाम में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? कह रहा स्वास्थ्य नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को टिक करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य की बात हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। अब जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, उद्देश्य क्या है? तो आइए समझते हैं। जनजातीय मामलों की जो वेबसाइट है मंत्रालय की, जनजातीय कार्य मंत्रालय, वहां पे बोला गया है कि जनजातीय स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब आगे बोला गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आज कई पहलों की घोषणा की गई, जिनमें जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल स्वास्थ्य। तो ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है ये क्या है? जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित पोर्टल है, जिसमें जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारियां अंकित की जाएंगी, बताई जाएंगी। और स्वास्थ्य तथा पोषण पर ई न्यूज़लेटर, आलेख, राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा
अर्जुन मुंडा जो है हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री हैं हमारे, उनके द्वारा इसका शुभारंभ इस पोर्टल का किया गया। और जैसे ही अर्जुन मुंडा का नाम आता है तुरंत आपको पता होना चाहिए भारतीय तीरंदाजी संघ है। भारतीय तीरंदाजी जो संघ है उसके भी प्रमुख अर्जुन मुंडा ही हैं, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ, उसके भी प्रमुख अर्जुन मुंडा है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आज इतना ही, 4 से 5 प्रश्न थे, निश्चित रूप से आपके लिए मददगार साबित होंगे। यदि आप इनको नोट डाउन साथ साथ पेपर वाइज करते जाते हैं और इनसे चीज़ों को जोड़कर देखते हैं, कोरिलेट करके देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षा में जरूर ही मददगार साबित तो होंगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।